हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एमनियोटिक फ्लूइड एब्नॉर्मलिटीज़ के बारे में। एंड पिछले वीडियो में हम लोग ने एमनियोटिक फ्लूइड के बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फंक्शंस आदि के बारे में बात किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो, वो वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड एब्नॉर्मलिटीज़ में आज हम लोग बात करेंगे पॉलीहाइड्रोमनियास के बारे में। तो पॉलीहाइड्रोमनियास में सबसे पहले क्या बोला गया है कि पॉलीहाइड्रोमनियास इज अ मेडिकल कंडीशन डिस्क्राइबिंग एन एक्सेस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इन द एमनियोटिक सैक। ठीक है, जब हमारे एमनियोटिक सैक में एक्सेस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोमनियस। अब ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा भी अमाउंट बढ़ जाए तो उसको हम लोग पॉलीहाइड्रोमनियस बोल सकते हैं। उसका एक फिक्स कंटेंट होता है कि इतना अमाउंट में बढ़ रहा है, इससे ज़्यादा एक्सीड कर रहा है, तभी हम उसको क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोमनियस बोलते हैं। तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। बोला गया कि इट इज सीन इन अबाउट 1% ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक है, टोटल प्रेगनेंसी में से 1% ऑफ द प्रेगनेंसी में हमें पॉलीहाइड्रोमनियस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। और इसको डायग्नोज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स निकालते हैं। और ये अगर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स ग्रेटर देन 24 सेंटीमीटर हो, या फिर एमनियोटिक जो लीकर है उसका जब अल्ट्रासोनोग्राफी कर रहे हो तो उसमें 2000 ml से ज़्यादा दिखाई दे रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि जो पेशेंट है वो लैंड अप कर रही है इनटू द पॉलीहाइड्रोमनियास। क्लियर है? तो पॉलीहाइड्रोमनियास एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि एमनियोटिक सैक में एक्सेस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड फील हो जाता है। ये बेसिकली 1% प्रेगनेंसी में देखने को मिल सकता है। और इसको डायग्नोस करने के लिए हम लोग दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो लीकर अमनिया कितना है उसका हम लोग वॉल्यूम पता कर सकते हैं, या फिर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स देख सकते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो है अगर 24 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, या फिर जो लीकर अमनिया है उसका वॉल्यूम 2000 ml से ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को हम लोग बोल सकते हैं कि पॉलीहाइड्रोमनियास की कंडीशन है। अब नेक्स्ट चीज क्या बोला गया है कि देयर आर टू क्लिनिकल वेराइटीज ऑफ पॉलीहाइड्रोमनियास, क्रॉनिक पॉलीहाइड्रोमनियास। ठीक है, दो वेराइटीज बोला गया है कि दो तरह का पॉलीहाइड्रोमनियास हो सकता है, या तो क्रॉनिक या तो एक्यूट पॉलीहाइड्रोमनियास। तो सबसे पहले क्रॉनिक पॉलीहाइड्रोमनियास की बात करते तो बोला गया वेयर द एक्सेस एमनियोटिक फ्लूइड एक्यूमुलेट्स ग्रेजुअली। ठीक है, जब जो हमारा फ्लूइड है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या हो रहा है, वहां पे डेवलप हो रहा है या बढ़ रहा हो, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक पॉलीहाइड्रोमनियास। वहीं पे दूसरा बोला गया एक्यूट पॉलीहाइड्रोमनियास। इसके कंडीशन में क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है कलेक्ट्स रैपिडली, बहुत जल्दी से, मतलब कि ओवरऑल जो पीरियड है बहुत फास्ट हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में उसको एक्यूट बोल देंगे। वहीं पर ज्यादा लंबे समय से हुआ है तो ऐसे कंडीशन में उसको हम लोग क्रॉनिक बोल देते हैं। इसके बाद कॉजेस की बात कर लेते हैं कि किन किन कारण से या फिर रीजन की वजह से यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड की ये एबनॉर्मेलिटी मतलब कि पॉलीहाइड्रोमनियास देखने को मिल सकता है। तो बोला गया है इन द मोस्ट ऑफ द केसेस द एग्जैक्ट कॉज कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द केसेस है उसमें जो नॉर्मल कॉजेस है उसको आज तक आइडेंटिफाई उतना नहीं किया जा सका है कि मेन किस कारण से हो सकता है। लेकिन बोला गया कि अ सिंगल केस में है वन और मोर कॉजेस। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को पॉलीहाइड्रोमनियास की कंडीशन है तो हो सकता है कि सिर्फ एक सिंगल कॉज की वजह से ना हो, एक से ज़्यादा भी कॉज हो सकते हैं, जैसे कि इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन हो, टॉर्च इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं, या फिर RH आइसो इम्यूनाइजेशन की वजह से होता है, या फिर कोरियन एंजियोनोमा ऑफ द प्लासेंटा की वजह से हो सकता है। ठीक है, कोरियो एंजियोनोमा हो सकता है, टॉर्च हो सकता है, या फिर RH आइसो इम्यूनाइजेशन की वजह से वहाँ पे हमें बेसिकली पॉलीहाइड्रोमनियास की कंडीशन हो सकती है। या फिर वहाँ पे मल्टीपल जेस्टेशन हो, मतलब ट्विन प्रेगनेंसी हो, या फिर दो से ज़्यादा वहाँ पे फीटस एक साथ हो, तो ऐसे कंडीशन में कॉज ऑफ द पॉलीहाइड्रोमनियास इज ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम की वजह से हो सकता है। या फिर बोला गया कि मैटरनल कॉज इंक्लूड लाइक कार्डियक डिजीजेस, किडनी डिजीजेस, maternal diabetes mellitus, which causes the fetal hyperglycemia resulting in the polyoma, that is the fetal urine is a major source of amniotic fluid। ठीक है, जो फीटस है वो जब यूरिन करता है तो उसके वजह से क्या होता है, पॉलीहाइड्रोमनियास की कंडीशन हो सकती है। लेकिन अगर मदर को किसी भी तरह की कंडीशन हो, जैसे कार्डियक डिजीज हो, किडनी डिजीज हो, मैटरनल डायबिटीज हो, तो ऐसी कंडीशन में वो लैंड अप कर सकती है विद इन द पॉलीहाइड्रोमनियास। तो यहाँ तक हम लोग ने क्या देखा, इंट्रोडक्शन देख लिया कि अगर AFI जो है 24 से ज़्यादा, या फिर जो वॉल्यूम है 2000 ml से ज़्यादा हो तो उसको पॉलीहाइड्रोमनियास कहेंगे। मोस्ट केसेस अनआइडेंटिफाइड रहते हैं, कॉज पता नहीं चलता, या फिर पेशेंट को अगर टॉर्च इन्फेक्शन है, RH आइसो इम्यूनाइजेशन जैसी इन्फेक्शियस कंडीशन है, तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पे हमें पॉलीहाइड्रोमनियास की कंडीशन देखने को मिल सकती है। या फिर मल्टीपल जेस्टेशन हो, या फिर वेरियस क्रॉनिक डिजीज मदर को हो, तो उसमें हमें पॉलीहाइड्रोमनियास की कंडीशन देखने को मिल सकते हैं। अब पॉलीहाइड्रोमनियास की वजह से पेशेंट में क्या क्या हमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन इन पेशेंट फिटस में क्या क्या हो सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं।
तो बोला गया है कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिल सकती है, जैसे कि बोला गया है कि इसोफेगल एट्रेसिया एंड द ड्यूडेनल एट्रेसिया कॉजिंग द इनएबिलिटी टू स्वेलो एमनियोटिक फ्लूइड। एनेंसेफेली हो सकता है, फेशियल क्लेफ्ट हो सकता है, नेक मासेस देखने को मिल सकते हैं, ट्रैको इसोफेगियल फिस्टुला देखने को मिलता है, डायफ्राग्मेटिक हर्निया देखने को मिल एंड एन एनुलर पेनक्रियास कॉजिंग द ऑब्स्ट्रक्शन में ऑल्सो बी द कॉज। ठीक है, क्या बोला गया है कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल यहाँ पे कंडीशन क्या क्या हो सकती है, इसोफेगल एट्रेशिया, ड्यूडेनल एट्रेशिया, जिसके वजह से क्या होगा कि एमनियोटिक फ्लूइड को बेसिकली जो हमारा फिटस है वो स्वेलो नहीं कर पाएगा। उसके बाद एनेंसेफेली, नेक मैसेस, ट्रैकियो इसोफेगल फिस्टुला, ये सारी डिफरेंट कंडीशन देखने को वहाँ पे मिल सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज बोला गया कि बॉश डायलेक्स हर्निया देखने को मिल सकता है, इन विच द प्लीरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन, जो कि बेसिकली स्पेशली बोला गया है लेफ्ट साइड वाला, विल फेल टू डेवलप एंड सील द पेरिकार्डिया पेरिटोनियल कैनल्स। दिस रिजल्ट इन द स्टोमक परट्रूजन अप इनटू द थोरैसिक कैविटी एंड द फीटस इज अनेबल टू स्वेलो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो प्लूरा और पेरिटोनिया में जो बीच का मेम्ब्रेन है वो क्या होता है अच्छे से फिल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से डेवलप न होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है एक कैनल रह जाता है, फिस्टुला रह जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा स्टमक है वो प्रोट्रूड आउट कर जाता है इनटू द थोरैसिक कैविटी। उसके बाद फीटर रेनल डिसऑर्डर की कंडीशन हो सकती है, रिजल्ट इन द इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी सच एज इन एंटीनेटल बार्टर सिंड्रोम। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल वहाँ पे एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल सकती है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हो सकती है, तो ये सारे डिफरेंट वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर डायग्नोसिस की बात करते हैं, किस तरह से डायग्नोस किया जा सकता है, तो बोला गया देयर आर सेवरल पैथोलॉजिकल कंडीशन दैट कैन प्रीडिस्पोज अ प्रेगनेंसी टू पॉलीहाइड्रोमनियस, दिन इंक्लूड मैटरनल हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज। जैसे कि हम लोग ने इसके कॉज में देखा कि डायबिटीज की वजह से भी पॉलीहाइड्रोमनियस की कंडीशन हो सकती है, तो ऐसे में हम लोग को क्या करना चाहिए कि पहले से ही उसका स्क्रीनिंग करना चाहिए। जो भी मदर है अगर वो पहले से ससेप्टेबल है या फिर किसी भी मदर का एंटीनेटल जो केयर किया जाता है उसमें हमें ये सारी चीजें देखनी चाहिए। उसके बाद RH इनकम्पेटेबिलिटी हो सकता है फिटस और मदर के बीच में, या फिर इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन, या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से हो सकता है, तो ये सभी डायग्नोस्टिक कंडीशन में आ सकते हैं। अब बोला गया कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी सर्टेन क्लिनिकल साइंस में सजेस्ट पॉलीहाइड्रोम, क्या क्या साइंस है जो कि पॉलीहाइड्रोमनियस सजेस्ट कर सकते हैं, तो बोला गया इन मदर द ऑब्स्टेट्रिशियन में ऑब्जर्व इंक्रीज्ड एब्डोमिनल साइज आउट ऑफ द प्रोपोर्शन फॉर द हर वेट गेन एंड जेस्टेशनल एज, uterine size that outspaces the gestational age, and the shiny skin with the stria and seen mostly in the severe polyhydramnios। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि shiny skin with the stria देखने को मिल सकता है इन केस ऑफ द सेवियर पॉलीहाइड्रोमनियास। फिर उसके बाद पेशेंट में डिस्निया की कंडीशन, चेस्ट हैवीनेस, पैल्पिटेशन, पीडल एडिमा, varicosity in the leg or the vulva, and when examining the fetus, fetal part cannot be well defined, and the faint fetal heart sound also important clinical sign। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्लिनिकल साइन हमें पॉलीहाइड्रोमनियस की कंडीशन में क्या क्या मिल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला गया है यहाँ पे पॉलीहाइड्रोमनियस की कंडीशन में कि जो साइज है जो हमारे प्रेग्नेंट फीमेल है उसका जो एब्डोमिनल साइज है और उसका जो वेट गेन है वो क्या होता है आउट ऑफ प्रोपोर्शन देखने को मिलेगा। जितना बढ़ना चाहिए जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग उससे क्या होता है ज़्यादा देखने को मिल सकता है। यूट्राइन जो साइज रहेगा वो जेस्टेशनल एज के कंपैरिजन में ज़्यादा देखने को मिल सकता है, आउट स्पेस कर सकता है, वहाँ पे साइनी स्किन देखने को मिल सकता है। अब क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा फ्लूइड फिल होने की वजह से जो हमारा कार्डियोपल्मोनरी जो वहाँ पे एम्बैरसमेंट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से पेशेंट में डिस्निया की कंडीशन हो सकती है, चेस्ट में हेवीनेस देखने को मिल सकता है, पैल्पिटेशन देखने को मिल सकते हैं। अब ज़्यादा ओवरवेट होने की वजह से धीरे धीरे वहाँ पे पेडल एडिमा उसको डेवलप हो सकता है, वेरिकोसिटी देखने को मिल सकती है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन देखने को मिल रही है पेशेंट में तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए पॉलीहाइड्रोमनियस को एज अ कंडीशन। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि जब हम लोग फिटस को एग्जामिन करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं एब्डोमेन को एग्जामिन करते हैं तो फिटल पार्ट को हम लोग अच्छे से देख नहीं पाते या फिर अच्छे से वेल डिफाइंड फिटल पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। और जब हम लोग फिटल हार्ट साउंड भी सुनने की कोशिश करते हैं तो वो भी अच्छे से उतना सुनाई नहीं देता, फेंट देखने को मिलता है। तो ये सभी क्या है इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइन है जो कि सजेस्ट करते हैं कि पेशेंट जो है लैंड अप कर सकते हैं इनटू द पॉलीहाइड्रोमनियस या फिर पेशेंट को पॉलीहाइड्रोमनियस की कंडीशन है। अब इसमें हम लोग क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स सबसे पहले अल्ट्रासोनोग्राफी एक अच्छा है कि इसमें हम लोग वॉल्यूम का पता लगा सकते हैं। फिर अबॉर्स कर सकते हैं, मतलब जिसमें हम लोग एबीओ या फिर RH एंटीजन जो हमारा है ब्लड टेस्ट कर सकते हैं ताकि पता लगा सके कि वहाँ पे कोई RH इनकम्पैटिबिलिटी तो नहीं है।
फास्टिंग ब्लड शुगर और पोस्ट प्रोंडल ब्लड शुगर कर सकते हैं, ताकि पता लगा सके कि मदर में कोई डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन जनरेट नहीं हुई है। या फिर हम लोग अल्फा फिटोप्रोटीन चेक कर सकते हैं, जो कि बेसिकली देखने को मिलता है इन केस ऑफ द न्यूरल ट्यूबल डिफेक्ट। तो ऐसे कंडीशन में वो क्या होगा कि अगर बढ़ा है तो ऐसे कंडीशन में बेबी को एनटीडी देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है विद इन द डायग्नोसिस एंड द इन्वेस्टिगेशन। वहीं पे बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोमनियास इन मदर। मदर में क्या क्या इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो बेसिकली बोला गया कि मदर में लैंड इनटू प्री क्लैम्सिया, माल प्रेजेंटेशन वहां पे देखने को मिल सकता है, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन देखने को मिल सकता है, ऑफ कोर्स क्योंकि जो मेम्ब्रेन है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर मिल रहा होगा, प्री टर्म लेबर हो सकता है वहां पे, एंटीपार्टम हेमरेज देखने को मिल सकता है, कॉर्ड प्रोलैप्स कर सकता है। ठीक है, उसके बाद यूट्राइन इनर्शिया देखने को मिलेगा, इंक्रीज्ड ऑपरेटिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऑपरेटिव इंटरफेरेंस करने पड़ सकते हैं। फिर उसके बाद पोस्टपार्टम हेमरेज देखने को मिल सकता है, पेशेंट लैंड कर सकते हैं विद इन शॉक, और पेरीनेटल मोर्टिलिटी देखने को मिल सकती है ड्यू टू द प्रीमेच्योरिटी एंड द कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी। ठीक है, वहां पे क्या हो सकता है, जो चाइल्ड है उसका डेथ हो सकता है, बेबी जो है उसका डेथ हो सकता है प्रीमेच्योर होने की वजह से, या फिर एबनॉर्मेलिटी कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज की वजह से। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन वहां पे देखने को मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज आता है कि किस तरह से हम लोग पॉलीहाइड्रोमनियास को मैनेज करेंगे। तो सबसे मेन चीज है कि जैसे ही पता चले कि पेशेंट को क्रॉनिक पॉलीहाइड्रोमनियास की कंडीशन है या फिर पॉलीहाइड्रोमनियास की कंडीशन है, तुरंत उसे क्या करना चाहिए, हॉस्पिटलाइज करना चाहिए और अंडर मॉनिटरिंग रखना चाहिए। अगर मान के चलो पेशेंट में जब हम लोग उसका यूएसजी करवा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं और उसमें कोई भी फिटल एबनॉर्मेलिटी नहीं मिल रही है, ठीक है, क्या देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर फिटल एबनॉर्मेलिटी नहीं मिल रही है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग को उसको सपोर्टिव थेरेपी दे सकते हैं, जिसमें बेड रेस्ट और एनाल्जेसिक दे सकते हैं ताकि उसका पेन कम हो। इरिस्पेक्टिव ऑफ जेस्टेशन हम लोग ये सारी चीजें करेंगे। और अगर मान के चलो पेशेंट जो है रिस्पॉन्सिव है ट्रीटमेंट को, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करेंगे और जो जो कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। वहीं पे मान के चलो कि अगर पेशेंट जो है नॉन रिस्पॉन्सिव है ट्रीटमेंट को, तो अब उसका हम लोग जेस्टेशनल एज देखेंगे कि जो प्रेगनेंसी है वो 37 वीक से कम की है, मतलब टर्म पे पहुंचा है कि नहीं, या फिर 37 वीक से ज़्यादा की है। अगर प्रेगनेंसी जो है 37 वीक से कम की है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग अम्नियो रिडक्शन या फिर थेरापेटिक अम्नियोसेंटेसिस कर सकते हैं, मतलब कि इंजेक्शन का यूज़ करके जो हमारा एक्स्ट्रा एमनियन है, एमनियोटिक फ्लूइड है, उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। वहीं पे अगर मान के चलो हम लोग क्या है कि जो प्रेगनेंसी 37 वीक से ज़्यादा की है, तो वहाँ पे हम लोग लेबर को इंड्यूस कर सकते हैं। तो ये आपको देखने को मिलता है विद इन द मैनेजमेंट। तो सबसे पहले क्या है मैनेजमेंट में कि अगर पता चल रहा है कि पॉलीहाइड्रोमनियास की कंडीशन है तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करें। हॉस्पिटलाइज करने के बाद उसकी अच्छे से मॉनिटरिंग करें और चेक इन्वेस्टिगेशन करें। इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई भी फिटल एबनॉर्मेलिटी नहीं दिख रही है तो ऐसे कंडीशन में जो भी कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स हैं उसके हिसाब से सपोर्टिव थेरेपी दें। तो उसमें हम लोग बेड रेस्ट दे सकते हैं, एनाल्जेसिक दे सकते हैं। और धीरे धीरे अगर पेशेंट की कंडीशन रिस्पॉन्सिव है ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग तो ऐसे कंडीशन में प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखेंगे और जो भी कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर रिस्पॉन्स नहीं शो कर रही तो उसका जेस्टेशनल एज देखेंगे कि अगर 37 वीक से कम है तो वहाँ पे प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एमनियोसेंटेसिस कर सकते हैं। वहीं पे अगर 37 वीक्स से ज़्यादा है या 37 वीक्स की प्रेगनेंसी तो ऐसे कंडीशन में हम लोग लेबर इंड्यूस कर सकते हैं। ये हम लोग कब कर रहे हैं, जब वहाँ पे कोई भी फिटल एबनॉर्मेलिटी नहीं है। लेकिन अगर पेशेंट में फिटल एबनॉर्मेलिटी देखने को मिल रही है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेस्टेशन। ठीक है, क्या करेंगे कि अगर वहाँ पे फिटस में एबनॉर्मेलिटी देखने को मिल रही है तुरंत क्या करेंगे, उसमें हम लोग टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं। तो बोला क्या गया है कि इंडक्शन ऑफ लेबर देर इज नो ट्रीटमेंट इन केस ऑफ द माइल्ड पॉलीहाइड्रोमनियास एंड थेरापेटिक एमनियोसेंटेसिस इज रिक्वायर्ड इन एक्यूट पॉलीहाइड्रोमनियास। ठीक है, और वहीं पे ये क्या है, हम लोग ने क्या देखा कि ये किसका हम लोग देख रहे थे मैनेजमेंट, क्रॉनिक पॉलीहाइड्रोमनियास का। अगर बोला गया है कि एक्यूट पॉलीहाइड्रोमनियास है तो उसके कंडीशन में तुरंत हमें क्या करना पड़ता है, एमनियोसेंटेसिस ही करना पड़ता है, क्योंकि जो फ्लूइड वहाँ पे फिल हो रहा है वो बहुत तेजी से भर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, तुरंत एमनियोसेंटेसिस ही करना पड़ता है। लेकिन अगर माइल्ड पॉलीहाइड्रोमनियास है, मतलब कि जो नॉर्मल लेवल होना चाहिए हमारे एमनियोटिक फ्लूइड का 1 लीटर जो होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं और थोड़ा क्या करना चाहिए, मॉनिटरिंग करना चाहिए। यही सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं विद इन द माइल्ड पॉलीहाइड्रोमनियास। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं विद इन द पॉलीहाइड्रोमनियास।
ये हम लोग ने देख लिया नॉर्मेलिटी ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड में पहला पॉलीहाइड्रोमनियस। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऑलिगोहाइड्रोमनियस के बारे में। तो होप आपको सारी चीज़ें रिलेटेड टू पॉलीहाइड्रोमनियस क्लियर हो गई होंगी। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा फर्दर वीडियो में उसको और अच्छे से समझा सकूँ। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सके। एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियोस रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, साथ ही साथ जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।